हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। हम अपनी मार्केट एजुकेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के दो बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई भी होता है, लेकिन आज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने उसको इसमें नहीं रखा है। नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में। हमने पहले ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आशा करते हैं कि आपने देखे होंगे। अगर नहीं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स में दे देंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बेसिक्स वीडियोस को भी देखिए। और जो लास्ट वीडियो था बहुत डिटेलिंग था, प्राइस टू अर्निंग्स पे, प्राइस टू बुक वैल्यू पे और पीईजी रेशियो पे, तो वो भी देखेगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो ये रेशियोज बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ सीखते हैं बड़ों से, जिसमें चार्ली मंगर जो कि वॉरेन बफेट के पार्टनर हैं बर्कशायर हैथवे में, और नेटवर्थ इनका लगभग 200 करोड़ प्लस का डॉलर 200 प्लस करोड़ डॉलर है। और उन्होंने कहा कि द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड द सेलिंग बट इन द वेटिंग। तो इनका एक्सपीरियंस है, इन अपने एक्सपीरियंस से ये लोग बात करते हैं। वॉरेन बफेट हैं, चार्ली मंगर हैं, कि बार बार हम खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, इसमें पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है कि आप अच्छा खरीदो और फिर वेट करो। हाइलाइट्स ऑफ द वीक जो हम इसमें कवर करते हैं कि इस बार क्या हुआ था, तो हाइलाइट्स ऑफ द वीक में है कि सबसे मेन तो था कि न्यू ईयर आया, न्यू फाइनेंशियल ईयर आया। तो जो बजट आता है हमारा, तो वो हम लोग तो गवर्नमेंट उसको इम्प्लाई करती है 1 अप्रैल से। तो उन्होंने कुछ टैक्स रूल्स हैं जो कि काफी चेंज किए हैं इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में, एफ एंड ओ में, टैक्स ट्रेडिंग गेन्स को लेके। तो उसमें काफी चेंजेस आए हैं, तो आप देख सकते हैं उनको। अगर आप कहते हैं कि हम इस पे एक वीडियो लेके आए कि क्या क्या टैक्स रूल्स हैं इस टाइम स्टॉक मार्केट में, एफ एंड ओ में, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, क्या एसटीटी में क्या चेंज आया है, तो हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में उसको भी कवर करने का, और टैक्स रूल्स के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, आज हम अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ी, क्यों है ये रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आया ऐसा कि हमें इनको जरूरत करनी पड़ रही है? तो इसका रीजन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मीन्स हम हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, मतलब हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट बने, रिटर्न बने, हमें उस इन्वेस्टमेंट का, वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, और उसमें से हम कुछ रिटर्न रिटर्न मिले। देखो, हम लोग अगर बैंक में पैसा लगाते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, तो 5-6% का इंटरेस्ट मिल सकता है। हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, 10-12% का मिल सकता है इंटरेस्ट, इन्वेस्ट रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं इन सबको भी हटा के, क्यों? क्योंकि हमें हायर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है। तो हम इस रिटर्न को समझने के लिए इस रिटर्न के को समझने के लिए हम लोग इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड आरओसी। तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट मेनली क्या है कि हमें कितना रिटर्न मिला और हमने कितना इन्वेस्ट किया था। मतलब आपने अगर 100 रुपए लगाए और आपने उसमें से 110 रुपए उसको अगर उसमें अगर हमने जब सेल किया तो 110 रुपए उसको अगर हमने निकाला, तो 10 रुपए का जो रिटर्न है वो बना हमारे 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। तो 10% हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। तो हम कंपनीज को समझने के लिए कि हम उसमें अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, तो वो कंपनी क्या हमारा पैसा बढ़ा के देगी या नहीं, या पैसे को डुबो देगी, तो उसको समझने के लिए हम इन रेशियोज की हेल्प लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो सबसे पहले समझते हैं इक्विटी है क्या। हमने बात कर ली कि रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि रिटर्न जो बनने वाला है इक्विटी के ऊपर, लेकिन इक्विटी क्या है? इक्विटी है बेसिकली कि आ, उसमें कितना पैसा लगाया है, कैपिटल कितनी लगाई है कंपनी में, वो हो जाती है इक्विटी। तो इक्विटी को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक बुक वैल्यू बेस, एक मार्केट वैल्यू पे। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मतलब अगर कोई कंपनी में पैसा लगा है, शेयर होल्डर ने अपना 100 रुपए लगाया, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो एक शेयर होल्डर, एक कंपनी के ऑनर ने अपना 100 रुपीज लगाया, ठीक है।
तो 100 रुपीज़ वो उसका एक पैसा उसमें उसमें लगा है और उसने 50 रुपीज़ एक और फ्रेंड से लेके उसमें लगाया, तो 150 रुपीज़ टोटल कैपिटल लग गया उसका। लेकिन 50 रुपीज़ जो उसने लिया था, तो उसके फ्रेंड को उसने डिस्कशन हुआ था कि वो उसको ब्याज देगा, मीन्स इंटरेस्ट देगा, तो वो एक लायबिलिटी वो हुई। तो उसका एक्चुअल कैपिटल क्या लगा, 100 माइनस 50 मतलब 50 रुपीज़। तो वो उसका इक्विटी हुआ। लेकिन अगर वही पैसा खुद का होता, फैमिली फ्रेंड्स का होता या शेयर होल्डर्स का होता, तो 100 प्लस 50 150 उसका टोटल एसेट्स होता, तो टोटल इक्विटी होती, जो कि उसमें बिज़नेस में लगाई होती। तो इक्विटी बेसिकली है कि कितना पैसा लगाया उसको उस कंपनी में इन्वेस्ट जो किया ओनर ने, तो वो उसकी हो जाती है इक्विटी। तो अब हम समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कि रिटर्न कितना बनाया इक्विटी पे। तो वो कैलकुलेट होता है, वो होता है कि पैरामीटर टू अंडरस्टैंड ए कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, कि रिटर्न इक्विटी है कि क्या एक पैरामीटर है जो बताता है कि उस कंपनी की कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। एंड इक्विटी इज असेट्स माइनस लायबिलिटी, वो हम अभी बढ़ के आए, इक्विटी क्या है कि असेट्स माइनस लायबिलिटी। सो आरओ इज नॉट कंसिडर्ड एज द रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। तो ये क्या हो रहा है कि हम टोटल कितना पैसा लगाया, चाहे वो तो वो उस पे नहीं बता रहा है, वो माइनस कर रहा है लायबिलिटीज को। तो ये आरओई का एक डेफिनेशन में आता है। हम अब इसको फॉर्मूले से समझते हैं कि आरओई का फॉर्मूला क्या है। नेट इनकम, अगर हम एक पूरे साल का आरओई निकाल रहे हैं, तो नेट इनकम पूरे साल भर कितनी बार भी उन्होंने सेल किया, परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, लास्ट में उनका एक नेट इनकम निकल के आया, तो उसको डिवाइड किया जाएगा शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे कि कितना पैसा उसने लगाया था उस पीरियड में। तो हम उसमें उसको हम लोग कहेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें नेट इनकम है कि अमाउंट ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्सेस उस पीरियड में जो कंपनी ने जनरेट किए, वो सारे उसमें आ जाएंगे नेट इनकम में। और शेयर होल्डर्स की इक्विटी आ जाती है कि इक्विटी इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कि उसके एक पीरियड हमने शुरू किया, लेट्स से कि फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 23, तो उसमें हमने स्टार्टिंग के पीरियड में हमारा कितना कैपिटल उसमें लगा था कंपनी का, तो वो हो जाएगा उसका इक्विटी। तो इस तरीके से हम रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला समझ सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स करेंगे तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम कहीं भी एनालिसिस करते हैं, लाइक हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीनर को, हम लोग टिकर टेप या मॉर्निंग स्टार या मनी कंट्रोल कहीं भी यूज़ करके ये एकदम हमें दिख सकता है कंपनी का कि आरओई क्या है, और उन्होंने किसी कंपनी का विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है वो समझना है कि क्या आरओई देख के हमें कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लेना है या नहीं लेना है। हम एक्चुअल में आज इस वीडियो में ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आरओई कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये एक बेसिक फंडा हम मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इनकम जो है उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी से उन्होंने डिवाइड करते हैं, तो वो आ जाता है। मैथमेटिकली भी बैलेंस शीट हम पढ़ के समझ सकते हैं, बैलेंस शीट में वो फंडा, वो पैरामीटर देख सकते हैं और अपने आप भी डिवाइड करके उसको समझ सकते हैं। लेकिन वो जस्ट होगा एक वेरिफिकेशन। लेकिन हमारे लिए इन सब कंपनीज, इन सब वेबसाइट्स ने ऑलरेडी इजी किया हुआ है और डायरेक्टली भी दिया हुआ है कि आप आरओई देख लीजिए, कंपनी का आरओसी देख लीजिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लीजिए, तो सब रेडी टू यूज है। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि अब हमें समझ में आ गया कि आरओई है, लेकिन उससे हमें आरओई से हमें क्या क्या मीनिंग मालूम चले। तो आरओई का इम्प्लीकेशन मीन्स आरओई का मतलब क्या है। तो हाई आरओई जनरली टेल्स दैट कंपनी इज जनरेटिंग गुड रिटर्न्स और इनकम ऑन द इक्विटी एम्प्लॉयड। तो एक जनरल एक समझना है कि आरओई ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी बहुत ज्यादा रिटर्न बना रही है या इनकम बना रही है, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, रिटर्न है। तो रिटर्न जितना ज्यादा होगा उतना आरओई ज्यादा होगा। एंड वी शुड ऑलवेज कंपेयर आरओई ऑफ ए कंपनी विद इन इट्स सेक्टर कंपनीज। ये जरूर ध्यान रखना होता है। क्या होता है कि अगर एक एक कंपनी, ये हमेशा है ये सर, ये आपको हमेशा देखना होगा, चाहे आप प्राइस टू अर्निंग्स पी रेशियो देखिए या आप आरओई देखिए, आरओसी देखिए, कि जब भी देखिए इन इन इनको तो आप उसी सेक्टर में देखिए। अगर आप एफएमसीजी की कंपनी कोई ले रहे हैं तो एफएमसीजी की ही दूसरी कंपनी लेके देखिए, क्योंकि एक यूटिलिटी कंपनी है, एक इंफ्रा कंपनी है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ होता है, तो उसका एक अलग आरओई करेगा, उसका आरओई बहुत कम दिखेगा इन कंपैरिजन टू सम कंपनीज लाइक आईटी सेक्टर कंपनीज है, सर्विस सेक्टर कंपनीज है, जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा एसेट्स नहीं लगाने होते हैं, तो उसमें आरओई हाई दिखेगा। तो इसलिए हमें हमेशा सेक्टर वाइज करना चाहिए। देखिए अब इसका आता है मेन बात,
कि हाई आरओई हमने कोई कंपनी देखी कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए हम कुछ पैसा लेके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने प्राइस टू अर्निंग्स देखा, प्राइस टू बुक वैल्यू देखा, अब आरओई देखा। अरे आरओई तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है आरओई, 30% आ रहा है, 25% आ रहा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो क्या ये देखकर हमें खुश हो जाना चाहिए और एकदम से पैसे लगा देने चाहिए? यहाँ मेन आती है बात कि आरओई में लिमिटेशंस क्या-क्या हैं, क्या-क्या देखना चाहिए आरओई के अंदर, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले है कि हाई डेट और हाई लायबिलिटी जिसमें है कंपनीज में, वो हाई आरओई दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं कि आरओई इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड इक्विटी इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो जितनी लायबिलिटी होगी, जितना कर्जा होगा, वो माइनस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। छोटा होते ही क्या होगा? आरओई बढ़ जाएगी। तो इसलिए कई बार क्या करती हैं कंपनीज, इंजीनियरिंग करती हैं और वो इंजीनियरिंग इन टर्म्स ऑफ आरओई टर्म की इंजीनियरिंग करती हैं कि वो उसको एक डेप्थ लेके भी उसको बढ़ा देती हैं। क्योंकि सबको पता है कि आरओई ज़्यादा देखेगा इन्वेस्टर और वो उसको इन्वेस्ट करने का एक मन रखेगा, तो उसके लिए वो डेट ले लेती हैं और डेट लेने के बाद उनका आरओई अपने आप बढ़ता है। क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है। और क्या है लिमिटेशंस हैं कि अगर की कोई कंपनी है, इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मीन्स अभी लॉस चल रहा था, फिर एकदम से कोई प्रॉफिट आ गया। तो क्या होता है कि जो इसके रिजर्व्स है बहुत छोटे हो चुके होते हैं। तो डिनोमिनेटर काफ़ी छोटा था, एकदम से प्रॉफिट बना, अर्निंग्स डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा हो गया, पॉजिटिव हो गया, एकदम से आरओई जो दिखेगा वो हाई दिखेगा। तो हमेशा इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें हर पीरियड का 1 साल का नहीं, लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स का रेगुलर कंपैरिजन देखना चाहिए कि उन्होंने 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले कितना आरओई कर रहे थे, तो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक इसमें लिमिटेशन एक और है, अगर नेगेटिव नेट इनकम है, फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं आरओई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, न्यूमरेटर में है रिटर्न मतलब कि इनकम। इनकम अगर नेगेटिव है, वो लॉस कर रही है और नेगेटिव ही शेयर होल्डर्स की इक्विटी है कि पैसा बहुत ज्यादा उन्होंने डेट लिया हुआ है, डेट ज्यादा है, एसेट कम है। तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे और पॉजिटिव आ जाएगा और तो फॉर्मूले से अपने आप ही रेशियो क्या हो जाएगा? आरओई पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए आरओई देखना ही नहीं चाहिए जिसमें कि नेगेटिव नेट इनकम है, नेगेटिव अर्निंग्स है। एक और है बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद हम सबको जनरली मालूम नहीं होती है। हाई डिविडेंड जो होती हैं कंपनीज, उसमें भी आरओई ज्यादा हो जाता है अपने आप। उसका रीजन है कि जब हम अर्निंग्स, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ जाता है, न्यूमरेटर कैसे बढ़ता है कि जब न्यूमरेटर से उसमें क्या होता है कि कंपनी जो डिविडेंड जो पे करती है ना, वो अपने रिजर्व से करती है। तो रिजर्व्स को वो बढ़ने ही नहीं देती है, रिजर्व्स को अपना कम कर लेती है। तो हाई डिविडेंड से भी क्या होता है, जिसमें हाई डिविडेंड मिलेगा कंपनीज का, वो उसमें भी आरओई बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये भी एक पॉइंट होता है कि हमें देखना चाहिए कि कहीं उन्होंने बहुत रिजर्व्स को बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने अर्निंग्स को उसमें रखा, तो हमें देखना होता है कि आरओई इस कारण से तो नहीं बढ़ रहा। हम आगे जाके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें थोड़ा और समझ में आएगा। तो अभी तक हमने समझा आरओई के बारे में, हाई आरओई दिखा तो एकदम खुश नहीं होना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि उस सेक्टर में क्या चल रहा है। ये डिविडेंड के कारण तो नहीं है, ये डेट के कारण तो नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। तो कुछ ये था, हमने आरओई के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि कुछ इसकी लिमिटेशंस क्या कवर हो सकती हैं, कोई दूसरे टर्म्स भी हैं हमारे फाइनेंशियल नॉलेज में कि क्या दूसरे टर्म्स में हैं। हाँ, कुछ हद तक हैं कि जिसमें हम बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में, आरओए। तो हमें आरओई के साथ-साथ आरओए भी देखना चाहिए। तो अब ये आरओए क्या है? आरओए जो है, जैसा सिंपल सा था जो कि हमने आरओई में पढ़ा था, तो इट इज़ अ पैरामीटर टू अंडरस्टैंड अ कंपनीज़ प्रॉफिटेबिलिटी टू इन रिलेशन टू इट्स एसेट्स। तो सिंपल सा जो डिफरेंस आया है, वो आया है कि अब डिनोमिनेटर में ओनली एसेट्स हैं, हर प्रकार के एसेट्स हैं, उसमें हम माइनस नहीं कर रहे हैं लायबिलिटीज को, जो कि हम आरओई में कर रहे थे। आरओई में कर्जे को माइनस कर रहे थे एसेट्स में से, तो क्या हो रहा था? डिनोमिनेटर छोटा हो रहा था अगर डेट ज्यादा है कंपनी में। लेकिन आरओई के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसमें इसमें ये दिखाता है कि एक कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने करंट एसेट्स में, कि करंट उसने कोई प्लांट लगाया है, उसने करंट एसेट्स लगाए हुए हैं, उसमें से वो किस हद तक, कितने तरीके से, कितना एफिशिएंटली वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो ये बताता है आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो लेकिन आरओई में
थोड़ा एक गैप हो जाता है कि एसेट्स तो हैं लेकिन वो लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। ये इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें चाहे लायबिलिटी है, तो भी वो उसमें एडेड रहेगी एसेट्स में, लायबिलिटी नहीं है तो भी वो नहीं उसका फ़र्क पड़ेगा। तो फ़ॉर्मूला सिंपल है, हमने जैसे कि अभी आरओई के लिए देखा था, इसमें सिंपल है, नेट इनकम, वहाँ भी नेट इनकम न्यूमरेटर में थी, आरओई में, यहाँ आ जाएगा एवरेज टोटल एसेट्स फॉर दैट पीरियड, तो उसमें हमारा हो गया आरओई। तो सेम थिंग नेट इनकम का क्या है, इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्सेस सब उसमें आ गया नेट इनकम में। टोटल एसेट्स हो गए हैं कि उस पीरियड में कितना एवरेज एसेट्स था, तो इसमें लायबिलिटीज आर नॉट डिडक्टेड, मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी को हमने माइनस नहीं किया, तो इसलिए आरओए थोड़ा थोड़ा किसी किसी टर्म्स में बेटर हो जाता है। और कुछ केसेस हैं जिसमें तो हमें आरओए ही देखना चाहिए, जैसे कि होता है बैंक। बैंक्स में क्या होता है, बैंक का काम ही है कि वो कर्ज लेना है, मतलब उसको चाहिए कि लोग आएं उसके अंदर, उसके डिपॉजिट्स, उनमें डिपॉजिट्स करें, सेविंग अकाउंट खोलें, करंट अकाउंट खोलें या फिर एफडी कराएं। तो वो क्या हो गया, पैसा ले लिया उन्होंने उनसे, तो होता क्या है कि एक रूप में वो पॉइंट, एक रूप में वो पॉइंट तो आपके लिए लायबिलिटी हो गया, लेकिन बैंक का तो काम ही है कि कर्ज लेना है, कर्ज देना है, कर्ज देना है, देना है। तो उस केस में आप अगर आरओई देखेंगे तो वो हाई दिख सकता है, तो उस केस में हमें देखना चाहिए आरओए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं एक बार में समझने के लिए, तो दोनों में नेट इनकम न्यूमरेटर में बराबर है, तो सेम थिंग है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर शेयर होल्डर्स की इक्विटी है और यहाँ पर एसेट्स है। इक्विटी मतलब हमने समझा था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इसमें क्या है, ओनली एसेट्स। तो ये हमारे लिए हो गया है मेन डिफरेंस इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डेट, कि डेट को ये रेशियो आरओई या आरओए कैसे ट्रीट कर रहा है। तो आरओए एक टर्म में बेटर ट्रीट कर रहा है, क्योंकि देखो डेट जो लिया है वो भी तो अपने आप में एक पैसा ले लिया कंपनी ने, तो उसको भी तो कंसिडर करना चाहिए कि उस पर तो बल्कि इंटरेस्ट भी जाएगा, सब होगा। तो इसलिए हमें आरओए थोड़ा सा किसी किसी रूप में बेटर लगता है। चलो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर थोड़ा समझ में आएगा हमें और बेटर रूप से। वेदांता लिमिटेड, वेदांता मैंने इसलिए लिया है कि एक फेमस कंपनी है, लार्ज कैप है जो कि बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है। हम सब जानते हैं वेदांता बहुत फेमस है डिविडेंड के मामले में, वैसे वो कर्ज में बहुत ज्यादा है, अभी उनके पास ऊपर अभी कर्ज के ऊपर भी काफी इश्यूज आए थे अभी यूके कंपनीज में उनकी। तो ये ये फिर भी डिविडेंड काफी देता है, देखो 37.7%। तो इसका आरओई देखो, आरओई है 30%, बहुत हाई दिख रहा है आरओई। एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, 12.8%, कितना गैप है देखो। और गैप क्यों आ रहा है, वो देखो आप, डिविडेंड और डेब्ट टू इक्विटी, क्योंकि डेट मतलब कर्ज भी है काफी, 1.09 का रेशियो है, अपने एसेट से ज्यादा कर्ज है, और डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है, 37%, बहुत ज्यादा होता है डिविडेंड। तो इसलिए हम देखते हैं कि आरओई और आरओए कितना गैप दिखा रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर आता है और वो जस्ट देखता है आरओसी 32, आरओई 30, मतलब 25 से अच्छा है, 20 से अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पी भी बहुत अच्छा है, तो उसको इन्वेस्ट करने का काफी वो रहता है। लेकिन हमें आरओए भी समझना चाहिए कि एसेट्स में कितना रिटर्न आ रहा है, और डेट और डिविडेंड वगैरह से तो नहीं बढ़ रहा है। चलो हम एक दूसरी कंपनी एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि एक कंपनी है, मतलब टॉप कंपनीज में से, इंडिया में से है, जिसमें से जो नॉर्मल डिविडेंड देती है, नॉर्मल उसका डेट है इक्विटी से, तो उसके रेशियोज में देखते हैं कितना फर्क है। तो यहाँ हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे आरओई है 7.94, काफी नॉमिनल है, काफी कम ही है देखते हैं तो। रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए 4.66, बहुत अंतर नहीं है, 7.9 4.6, तो कहीं कहीं इनका रेशियो कंपेरेबल है, क्योंकि डेट जो है 0.4 है, बहुत हाई डेट नहीं है, और डिविडेंड ओनली 0.34 है, मतलब बहुत नॉमिनल डिविडेंड देती है, बहुत कम। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इनका जो रेशियोज है, दोनों रेशियोज काफी काफी हमें कंपेरेटिव दिखाई दे रहे हैं, और क्योंकि डिनोमिनेटर में जो था उसमें से डेट जो माइनस करना है वो काफी कम है, इसलिए इनका रेशियोज जो है काफी बराबर है। तो यहाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा समझ पा रहे होंगे, थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे आरओई और आरओए कभी कभी कैसे होते हैं, कि आरओई क्यों इतना दिखता है और बल्कि बैकअप में काफी कम होता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और बैंक को लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि बैंक्स में तो आरओई देखना ही नहीं चाहिए, उसमें तो आरओए ही देखना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही है कि वो कर्ज लेंगे, लायबिलिटीज बढ़ाएंगे। तो चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी बैंक का।
सब जानते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, कितना लार्ज कैप है, कितना मल्टीबैगर रहा है अपने टाइम में। तो अब इसमें यहाँ देखिए आप आरओई 16.6%। और आरओई देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा कि एक बैंक होके इतना लार्ज कैप होके आरओई काफी अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए रिटर्न ऑन एसेट्स 1.94। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बैंक्स का रिटर्न ऑन एसेट्स काफी कम ही रहता है, ये भी काफी अच्छा है। कुछ ही बैंक्स हैं लार्ज कैप्स में जो कि इससे अच्छा आरओई दे पा रही हैं। इसमें कोटक महिंद्रा एक बैंक है, आप देख लीजिएगा उसका रेशियोज स्क्रीनर पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके। तो आप लेकिन गैप देखिए, क्योंकि क्यों गैप आ रहा है, क्योंकि डेट देखिए आप 7.22। डेट लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि पैसा लेना है आपको, सेविंग्स इन्वेस्टर से इन सबसे पैसा लेना है, क्योंकि आपको आगे पैसा देना भी है। और डिविडेंड देखिए 0.96 नॉमिनल है, ठीक है, लेकिन डेट बहुत ज्यादा है। तो इस कारण से क्या हुआ, आरओई काफी बड़ा हो गया और आरओए जो है रिटर्न एसेट्स वो काफी गैप में रहा, बहुत छोटा रहा। तो आई होप मैं आज आपको थोड़ा समझा पाया हूँ कि आरओई और आरओए को कैसे देखना चाहिए और हमें उससे क्या इम्प्लीकेशंस लेना चाहिए। तो यहाँ एक समरी कर लेते हैं। आरओई बेसिकली कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बताती है, और इक्विटी मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये बताती है रिटर्न ऑन एसेट्स, तो इसमें लायबिलिटी को माइनस नहीं कर रहे हैं। Major thing, we should not consider ROE in high debt and high dividend companies। कभी हम कंपनीज का अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं कुछ इन्वेस्ट करने जा रहा हूं और कंपनी देखूं, तो जस्ट हाई आरओई देख के नहीं समझ लेना है। हाई डेट अगर उसमें है और हाई डिविडेंड पे कर रही है, तो हमें आरओई नहीं देखना चाहिए, ये हमें समझना है। और ऐसे ही जब हमें हाई डेट और हाई कंपनीज बैंक्स वगैरह में है, तो हमें आरओए देखना चाहिए। ये थोड़ी गलती है, आरओए देखना चाहिए। इसके अंदर हमें जब हाई डेट है कंपनीज के अंदर और बैंक्स वगैरह हैं, तो उसमें तो हमें आरओए ही देखना चाहिए। तो आई होप थोड़ा हम आज समझ पाए हैं। एक और फैक्टर है आरओसीई, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उनके साथ में, इन तीनों के साथ में जब हम किसी कंपनी को देखेंगे तो हमें और क्लियरिटी आएगी कि आरओई, आरओए और आरओसी इन तीनों को जब हम साथ देखेंगे तो कंपनी के बारे में हमें एक क्लियरिटी, एक क्लियर पिक्चर मिलेगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम थैंक्स करना चाहेंगे स्क्रीनर का। फ्री टूल है, आप सभी भी यूज कर सकते हैं, और इनका पेड वर्जन भी है। इन्होंने हमें हेल्प की, इनसे हमने स्क्रीनशॉट्स लिए आज आपको समझाने के लिए। सो इन द लास्ट, थैंक यू सो मच आप सबके इतने सहयोग के लिए। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर वीकेंड पे एक वीडियो लेके आते हैं, जो कि या तो कंपनी का एक एजुकेशन के रूप में होता है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसका। और अगर आप कोई कंपनी है आपके आपके पोर्टफोलियो में और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए उसका डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करें, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। हम टाइम निकाल के जरूर अपने वीडियोस में इसको इंक्लूड करेंगे और आपके सबके सामने उसका फंडामेंटल एनालिसिस लिख के आएंगे। तो इसी तरह बने रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।